नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका दोस्त एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स की थी जिसमें हमने डाला हुआ था टॉपिक कूलाम बल। ठीक है, कूलाम बल के बारे में वहां पर हमने चर्चा किया था। ठीक है, हम जो नए साथी मेरे पास जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर दोनों मोड में पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने पहली वीडियो अपनी अपलोड की है आवेश पर और दूसरी वीडियो इस पर अपलोड कर चुके थे कूलाम बल की थ्योरी पर किन्हीं कारणों वो डिलीट हो चुका है किसी कारणवश। अब उसमें हम थोड़ी सुधार के साथ इसको लेकर आए हुए हैं। इसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इंक्लूड कर दिया है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। यहाँ से कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन काफी उठते हैं। आगे चलकर हमारे पास प्लेलिस्ट में यूपीटीयू और एकेटीयू के नाम से फिजिक्स पर है, तो जो आपका ये चैप्टर खत्म होगा वहां पर मैं इससे रिलेटेड वहां उस सेक्शन में अलग से भी न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो डालूंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कूलाम लॉ की। ठीक है, कूलाम लॉ ऑफ फोर्स भी हम कह सकते हैं फिलहाल। ठीक है, इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि हमारी वैल्यू तो G m1 m2 अपॉन क्या होता है r स्क्वायर। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज ये क्या होता है मित्रों, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, इसमें कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, यानी कि सदैव आकर्षण बल होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमेशा आकर्षण ही कार्य करता है, दो पिंडों के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल ही कार्य करता है। लेकिन पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज ले आए तो उनके बीच में रिपल्सन यानी कि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल वहां पर कार्य करता है। ठीक है, और अगर एक हम प्लस ले लें दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस कर ले तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यानी कि आकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए हमने आपसे बताया कि यहाँ पर जो बल है वो कतई गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। तो जरूर इनके बीच में कोई बल ऐसा लग रहा है जो हमें ज्ञात नहीं था उस समय तक। आगे चलकर इस कूलाम नियम में हम इसी बल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि अगर दोनों में हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है तो सबसे मेगा डिफरेंस जो है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये आकर्षण के सिवाय नहीं हो सकता कभी भी कि दो द्रव्यमान और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन चार्जेस के साथ है, समान स्वभाव के चार्जेस जहां प्रतिकर्षण करेंगे वहीं विपरीत स्वभाव के जो चार्जेज होंगे वो आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कूलाम नियम क्या कहता है। कूलाम नियम कहता है कि चलिए भैया दो चार्ज ले लीजिए, एक का नाम Q1 रख दीजिए, एक का नाम Q2 रख दीजिए। ठीक है, एक का नाम Q1 दूसरे का नाम क्या Q2। इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए कि उनके बीच में दूरी r है, इनके बीच में कोई माध्यम डाल दिया, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि हम कह रहे हैं परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक कितने के बराबर है, K के बराबर है। उसमें हमने दो आवेशों Q1 और Q2 को r दूरी पर रख दिया। तो कूलाम साहब का नियम कहता है कि इनके बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन चाहे जो लग रहा होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले चार्ज के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो कूलाम बल यानी कि कूलाम लॉ ऑफ फोर्स अगर कोई पहले बोले तो इसका मतलब ये है कि कूलाम लॉ ऑफ फोर्स कहता है कि ये जो फोर्स है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, दूसरा दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, तीसरा स्क्वायर उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन बातों पर करता है और जब इनको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं तो हमें ये बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम लगाते हैं K Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं के भी नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एक अचर या कांस्टेंट कोई भी आएगा, इसे हम लोग इस स्टाइल में स्मॉल के लिख देते हैं और बाद में कैलकुलेशन बताती है, इसके जगह लिखना चाहिए हमें 1/4 साइन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ नए किरदार मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं, जैसे साइलेंट जीरो। अब बच्चे पूछते हैं सर साइलेंट जीरो क्या है, तो साइलेंट जीरो जो है यह निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे सर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जवाब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, के की बात कर ले। अगर के की बात करें तो परावैद्युतांक ऊपर बता ही चुके हैं, और अगर यह परावैद्युतांक यानी कि हम हवा में हो या निर्वात में हो, यानी कि वैक्यूम में हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो, तो क्या होगा, वो तो के की वैल्यू कितनी होती है उसके लिए 1। तो एक सिंपल फॉर्मूला में मिल जाएगा 1/4 पाई साइलेंस 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब काम पर करेगा, जब हम हवा या निर्वात में होंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, सर ये विद्युतशीलता क्या बला है, इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। आपके घर में कुछ मेहमान आए होंगे या कोई दोस्त आया होगा गेट पर, ठीक है, या कोई हाय हेलो किया, घंटी बजाया, आप आए, हो सकता है आपने उसको गेट से ही चुपता कर दिया। आप ऐसा कर सकते तो उसको लाकर अपने पहले कमरे में बैठाते जहां मेहमान खाना है, और हो सकता था वो आपका रिश्तेदार होता जो अंदर तक पूरा घूम सकता है। तो इस आदमी की आपके घर में घुसने की कैपेसिटी कितनी है, हो सकता है गेट पर, हो सकता है आपके पहले कमरे तक, हो सकता है पूरा अंदर तक। इसी प्रकार कोई भी चार्ज किसी माध्यम में कितना पेनिट्रेट कर अंदर तक घुस सकता है, ये उसकी क्या कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। क्लियर हो गया? तो आप मेरे हिसाब से आप विद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वापस मैं फिर आऊंगा और अभी विद्युतशीलता पर एक चीज और समझेंगे। कहेंगे सर आपने यहाँ पर कुछ माध्यम रखा था, आपने कहा हवा होगा तो ठीक है, हवा ना हो तो थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं साइलेंट 0 के, जब साइलेंट 0 के आगे के लगा दिया तो ये आ जाता है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी माध्यम है, जैसे आपने बीच में तेल, पानी, ग्लास कुछ भी रख दिया, उसकी विद्युतशीलता ये बोला जाता है। इसको जनरली हम लोग साइलेंस से भी दिखा लेते हैं। इसको अगर हम नीचे भेज दें तो साइलेंट बाई क्या हो जाएगा, साइलेंस 0, इधर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो और क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से, ये एकदम क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा साइलेंट बाई है, जो साइलेंट 0 आ रहा है इसे आप के बोल रहे हैं, इसे बोल सकते हैं माध्यम की, ठीक है, माध्यम की। और नीचे देखिए क्या लिखा है, साइलेंट 0 यानी कि निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता, ये भी बोला जा सकता है, सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बहुत कुछ मिलता जुलता है जो आपने फर्स्ट ईयर में प्रकाश में पढ़ा होगा V1/V2, ठीक है, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं वर्तमान, उसी टाइप का कुछ है ये, कि अगर नीचे साइलेंट 0 लगा दिया तो ये निर्वात के सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई पूछे मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया G और नीचे लिखा साइलेंट 0, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्लास की विद्युतशीलता किसके सापेक्ष, साइलेंट 0 का मतलब निर्वात के सापेक्ष। यहाँ पानी कर दे, W कर दे, तो वाटर की यानी कि पानी की निर्वात के सापेक्ष क्या कहलाएगी, विद्युतशीलता, ऐसे पढ़ी जाएगी। क्लियर हो गया? अब चलिए मित्रों साइलेंट पर थोड़ा आते हैं, बहुत कुछ हमारा क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट, इधर इसको समझा जाए। साइलेंट 0 पर आते हैं, पहले अच्छे से समझ लें हमारा फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया है, F बराबर 1/4 पाई साइलेंस 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि निर्वात है या हवा है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम है, तो उस स्थिति में हमारा K इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन K इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा F 1/4 साइलेंस 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें मित्रों? आसान लग रहा है? चलिए अगली बात करते हैं।
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि साइलेंस जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा, यानी कि विमीय सूत्र क्या होगा। मतलब ये है इसका विमीय सूत्र क्या होगा, काफी पॉपुलर है। जहां तक सीबीएसई या यूपी बोर्ड की बात करें, इनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा गया है कि साइलेंस जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र क्या होगा। बहुत आसान काम है, आइए देखते हैं जरा। इधर ऊपर f है और 1/4 पाई साइलेंस जीरो q1 q2 बाई r स्क्वायर है। तैयारी शुरू कर दी है। बल को हम किसमें नापते मित्रों, न्यूटन में। n लिख लिया, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो साइलेंस जीरो लिख लिया। ये अचर राशि है, अचर के पास कोई डायमेंशन होता नहीं है। q1 यानी कि चार्ज है, तो चार्ज कूलाम में, ये भी कूलाम में। नीचे दूरी है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर भेज दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा बटे में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई क्या लिखा, साइलेंस जीरो। इसको उल्टेंगे तो इसका मतलब हो गया साइलेंस जीरो बराबर, जो ऊपर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर लाने पर आप जानते हैं घात का निशान यानी कि पावर का जो साइन है वो चेंज कर जाता है, तो न्यूटन पर -1 मीटर पर -2। तो ये मेरा आउटपुट निकल कर आया कि साइलेंस जीरो का डायमेंशन, अभी डायमेंशन भी नहीं बोलूंगा मैं, यूनिट बोलूंगा। क्या आ रहा है हमारा, तो जवाब है ये यूनिट है, यानी कि मात्रक हमारा क्या आ रहा है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर -1 मीटर पर -1। अब यहीं से हम डायमेंशन क्लियर कर लेंगे। जरा बताइएगा कूलाम का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको याद आ रहा होगा I बराबर Q बाई T। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू T। I किसमें नापते हैं, एम्पियर में। समय किसमें नापते हैं, ठीक है, सेकंड में, जिसको T लिखते हैं हम डायमेंशनल फार्मूले में। तो Q का हमारा जो डायमेंशन हुआ वो 80 बन गया। बल यानी कि फोर्स, जिसको हम न्यूटन में नापते हैं, जिसके लिए मैंने N लिखा है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, mL/T-2। तो तैयारी ओके है। और जो यहाँ मीटर लिख रखा है, मीटर लंबाई है, लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, L। तो चलिए इनकी मदद लेते हुए यहाँ आते हैं और देखते हैं साइलेंस जीरो का क्या होगा। कूलाम के जगह यानी कि Q के जगह क्या लिख लिया हमने, 80 का होल स्क्वायर। N के जगह क्या लिख लिया, mL/T-2 का पावर -1। और m के जगह क्या लगा लिया, l के पावर -2। तो इसे खोल लिया जाए, a स्क्वायर t स्क्वायर m पर -1 l पर -1 t पर +2 और l पर -2। सबको एक साथ मिला ले तो m पर -1, फिर देखिए यहाँ l दोनों मिला देने पर -1 -2 -3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास t पर दिख रहा है +2। तो ये दोनों आधार सेम, एक मिनट, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो t पर क्या हो जाएगा 4। हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 1 स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही, mL/T-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर l पर 1 मिनट, l पर -3, t पर -9, ठीक है, ओके है। ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। तो इस तरीके से साइलेंस जीरो का विमीय सूत्र और यूनिट दोनों बता सकते हैं। अभी कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, जिसको रट लेना है आपको आगे, ठीक है, जो अगला चीज मैं बताने जा रहा हूं। 1/4 पाई, देखिए साइलेंस जीरो का कोई मान पूछे तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है। यूनिट याद ही हो गई है, क्या है नाम इसका, बोलिए न्यूटन। फिर क्या आप लगाएंगे, गलत हो रहा है कुछ, बोलिए जरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कूलाम स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा पहले, कूलाम स्क्वायर, यूनिट याद करिए, न्यूटन पर -1, न्यूटन पर -1 और मीटर पर -2, ठीक है, मीटर पर -2, ये हो गया इसका। तो साइलेंस जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर -1 और मीटर पर -2, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में यहां तक आ चुका होगा। अब अगली चीज है 1/4 पाई साइलेंस जीरो। देखिए इसे याद करने से अच्छा है कि आप ये याद कर लें। ये याद करने का मजा ये है कि इसकी वैल्यू होती है आसान, याद करने में इजी है, 9 इंटू 10 के पावर 9। फिर अगर आप इसका यूनिट जानना चाहते हैं तो देखिए ये पूरी चीज हमको हटानी है, इसी का मुझे मालूम करना है। आगे Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो ये पूरा हटा कर जरा बताइए किसमें नापेंगे, न्यूटन में, के ऊपर आएगा क्या, मीटर स्क्वायर में, और नीचे कूलाम, कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो आगे लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम को ऊपर ले जाए तो कूलाम पर -2 लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई साइलेंस जीरो की, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2।
तो चलिए अब जरा बताइए इसका फॉर्मूला कैसे चेंज होकर हमारा आसान होने वाला है। पहले से करते ही ज्यादा आसान हो गया। 1/4 sin 0 के अगर कोई माध्यम है Q1 Q2 बाई क्या r²। तो F बराबर कितना, ये पूरा सिस्टम हटा दीजिए, क्या लिखकर 9 × 10⁹ 9 अपॉन में K Q1 Q2 बाई r²। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मित्रों, और कूलाम का नियम जिससे हमने कूलाम बल प्राप्त कर दिया। प्रकृति का सबसे मजबूत बल अगर आपसे पूछा जाए, तो पूछ बैठे कि प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, तो हमेशा एक ही जवाब होगा, वो है न्यूक्लियर बल। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक बल। लेकिन इसकी एक रेंज है, ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर तक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसके बाद अगला नंबर जिसका आता है, जो आपने रेंज डाका, तो इसके बाद सबसे प्रभावशाली बल कूलाम बल यानी कि कूलाम्बियन फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट इस पूरे नेचर में कौन सा बल है, इसका आंसर है नाभिक बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? नाभिक बल का, सॉरी कूलाम बल का। ठीक है, अब यही देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि मान लिया जाए बल 60 न्यूटन है दो आवेशों के बीच में। क्वेश्चन को सुनिएगा, दो आवेशों के बीच में कितना बल है? 60 न्यूटन, जबकि वो हवा में रखे गए, मतलब निर्वात में जब होते हैं, ठीक है, तब उनके बीच में 60 न्यूटन का बल लग रहा है। अब हमने उनके बीच, ठीक है, उनके बीच कांच रख दिया यानी कि ग्लास रख दिया, और ग्लास रखने के बाद पूछा कि ग्लास का K कितना होता है, तो मैंने बता दिया 6 होता है। अब पूछा कि तब ये बताइए कांच रखने के बाद आपका फोर्स कितना हो जाएगा। तो पहले समझिए, निर्वात में यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 sin 0। ठीक है, निर्वात में K की जगह क्या आ जाता है? 1, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, मिटा दिया। ऊपर Q1 Q2 बाई क्या r² बराबर 60, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितने के बराबर है मित्रों? 60 के। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ेंगे, ग्लास के लिए अगर मुझे निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे ग्लास, और ग्लास के लिए फिर लिखेंगे 1/4 पाई sin 0। K लगाकर यहाँ ग्लास लिखिए, Q1 Q2 बाई r²। अब आप इतना हिस्सा जरा पकड़िए और पकड़कर अलग कर लीजिए, तो पता चलेगा 1/4 sin 0 Q1 Q2 बाई सर क्या है यहाँ पर r²। इसको अलग किया सर, 1/K ग्लास लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जरा कि इस पूरे चीज को हम F कह सकते हैं, नीचे K ग्लास कह सकते हैं, तो इसलिए F का मान 60 और ग्लास का मान 6। K के लिए, ग्लास के लिए K का मान 6, तो काट देने पर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यानी कि अगर दो आवेशों के बीच में एक कांच की परत रख दी जाए तो उसका कूलाम्बियन जो फोर्स है वो पहले से क्या करेगा? घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप सभी के समझ में बड़े ही आराम से आ गया होगा। चलिए अगले हिस्से पर इसके चलते हैं। कोई दिक्कत जरा भी लगे निसंकोच होकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो मैं कोऑपरेट कर सकूंगा जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कूलाम बल का हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ, अगला हेडिंग हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्बियन फोर्स। ठीक है, कूलाम्बियन फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी कि कूलाम बल का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम बल का सदिश रूप, ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज पहले समझ लें। हमारे पास एक वेक्टर होता है इकाई सदिश, यानी कि सदिश होता है इकाई सदिश, जिसे हम लोग एकांक सदिश भी बोलते हैं। पहले इसको अच्छे से समझ लें। एकांक सदिश क्या होता है, तो याद करिएगा, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसे जनरली दिखाने का सिस्टम हमारा ए पर कैप या बी पर कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप भी इसी का एक उदाहरण है। तो ए कैप होता हमारा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या? मेरे हिसाब से जो मुझे पढ़ना चाहिए वो है ए की दिशा। ये क्या दर्शाता है? ए की दिशा दर्शाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, अगर किसी के सिर पर ए बी का कैप लगा मतलब ए बी की दिशा में क्या पढ़ेंगे? ए बी की दिशा में, ऐसे पढ़ेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? सबसे पहले समझ लेना जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हिसाब होता है कैप का। अब जब ये कैप मेरे दिमाग में बैठ जाए
तो फिर हम सारी कहानी को लाकर ट्विस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिएगा किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, कोई भी वेक्टर हो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो परिमाण से मिलकर बना होता है और दूसरा उसके पड़ोस में क्या होता है, दिशा, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड जैसे मैं नॉर्मली बोलूं, अगर कोई 5i लिख रहा है, इसमें जो 5 है वो क्या दर्शा रहा है, मैग्नीट्यूड, और i कैप क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार किसी ने लिखा कहीं पर 6ab, तो इसे बोलेंगे 6 यूनिट है, किसकी दिशा में लगा हुआ है, ab की दिशा में लगा हुआ है। तो ये सिस्टम अगर समझ गए हो तब तो यहाँ पर आ जाइए और a कैप की परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए, a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ab, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर हम कूलम्बियन फोर्स को वेक्टर फॉर्म का जामा देना चाहें तो फॉर्मूला इसका होता है 1/4 sin 0 k q1 q2 बाई क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, और यहाँ पर मजबूरी मिली होगी r कैप, मतलब r की दिशा में। ठीक है, अब ये बताइए जरा मेरे दोस्तों, इस r कैप को जब हम हटाने चलेंगे तो उस r कैप के लिए देखो ये परिमाण हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन, मतलब r की दिशा में, a से b की, या फर्स्ट पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की, या दूसरे से पहले चार्ज की दिशा में। अब इसको और क्लियरिफाई करेंगे, पहले समझिएगा, ये पूरा भाग हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। पिछली बार वीडियो हमने जो डिलीट किया है उसके पीछे कारण है कि हमें लगा थोड़ा सा इसे और इजी कर एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको फिर से पुटअप किया है, और संजोग भी था, कोई भी चीज होती है तो भले गली होती है। मैं आपको एक महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में बात करूंगा। कोई बताता है कि उन्होंने 1000 टाइम बल्ब बनाया, उसके बाद वो जाकर तब 999 बार फेल होने के बाद 1000वीं बार जब उन्होंने ट्राई किया तब जाकर वो बल्ब जला पाए। इतना जूझना पड़ा, तब जाकर उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा। और जब वो 67 साल की अवस्था में थे तो उनकी कहानी आती है कि उनके इस फैक्ट्री में आग लग गई, और आग लगने के बाद जब पत्रकार ने उनसे पूछा एडिसन साहब से कि साहब ये बताइए, आपकी पूरे जीवन की कमाई चौपट हो गई और आप के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं दिख रहा, उल्टे एडिसन साहब मुस्कुरा रहे थे। तो एडिसन ने कहा कि जरूर कोई कमी रही होगी और मुझे उसे सुधारना शेष रह गया होगा। तो ये जुझारूपना है, हम परफेक्ट हैं ये अच्छा है, पर हम सबसे ज्यादा परफेक्ट हैं या मुझ जैसा कोई नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपकी विकास की दर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये नित नया जब हम लोग पढ़ाते हैं, एक बार फिर दोबारा वीडियो फिर दोबारा, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है, और उस चेंज में हमें अनुभव होता है, उस अनुभव के द्वारा हम चीजों को और आसान करते चले जाते हैं। ठीक है, तो जो हुआ अच्छा हुआ। अब देखिए जरा इसमें आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। देखिए वहां क्या लगा है, r पर कैप, r कैप का इधर देख लीजिए, किसी का भी कैप हो उसकी परिभाषा है कि उसका वेक्टर और नीचे उसका मॉड। तो r कैप का मतलब उसका वेक्टर, नीचे उसका मॉड। अब ये बता देना जरूरी है कि किसी भी चीज का कैप क्या बताता है, उसकी लंबाई। इसीलिए अगर r का मॉड है तो उसको नॉर्मली r भी लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला AB का मॉड, तो मतलब हुआ AB की लेंथ ऑफ AB, तो आप नॉर्मली AB रेखाखंड कह सकते हैं, तो उसको नॉर्मली भी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ देखिएगा, इसे अगर मैं r लिख दूं तो यहाँ पर f वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई sin 0 k Q1 Q2 r स्क्वायर, और r का गुणा बन जाएगा r क्यूब, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, r वेक्टर। अब ये पसंद ना आए तो इसके जगह मॉड ऑफ r लगाकर क्यूब भी लगाया जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म हमको मिल तो गया, लेकिन अभी बहुत सारे मित्र कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और कुछ समझना चाहते हैं कि थोड़ा लिख कर समझाइए सर, 2-4 लेकर समझाइए इस चीज को। तो रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, ये थोड़ा मैं लिख दूं एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको A और B या Q1 Q2 के टर्म्स में थोड़ा समझते हैं कि उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब आज की वीडियो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, बहुत थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, पर आप हिलिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, हौसला रखे रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। लिंक बनने के बाद अगर न्यूमेरिकल नहीं तुरंत लगाया तो वो लुफ्त नहीं मिलता, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलिए अब वेक्टर कितना मिला, 1/4 पाई sin 0 k Q1 Q2 बाई क्या, r का क्यूब या r वेक्टर का क्यूब, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, r वेक्टर। ठीक है, r मॉड का क्यूब। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास एक आवेश हो A, एक आवेश हो B, यानी कि एक चार्ज A हो, एक चार्ज B हो, तो A B को अपनी तरफ खींचेगा और B वाला
इसको ए की तरफ अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, थर्ड नियम, जो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, कहता है अगर कोई किसी को खींच रहा है तो दूसरा भी उसको उतने ही बल से खींच रहा होगा। इसको हम अभी यहाँ प्रूफ भी कर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, आपने वेक्टर में एक चीज पढ़ा है कि ए बी को अगर आप बी ए लिखने का शौक पाल लें तो आगे आपको माइनस लगाना पड़ता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ए बी का क्रम अगर चेंज करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे माइनस, ठीक है। तो अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये भी चूकेगा नहीं, उतने ही बल से इनको खींचेगा। इसको मैं आप प्रूफ कर भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रीडिंग कर लें। अगर आपको एफ ए बी लिखा है तो इसे हमें क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ाई इधर से बी द्वारा ए पर लगा फोर्स, बी द्वारा ए पर लगा बल, ठीक है। अब इसी को हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ने यहाँ पर लिख दिया एफ लगाकर ए बी ए कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो फिर इधर से पढ़िए, फिर कहेंगे ए द्वारा, ठीक है, ए द्वारा बी पर लगा बल, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत। इसे हम क्या सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय, ठीक है, ए ऑन बी, ए के द्वारा बी पर लगाए जाने वाला बल। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए उस नियम के हिसाब से लिखेंगे तो 1/4 साइलेंस 0 के, यहाँ पर Q1 Q2, ट्रिक पकड़िएगा। अगर यहाँ ए बी लिखा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी ए कर लेंगे। अगर ए बी लिखा है तो क्या कर लेंगे, बी ए, और यही सेम चीज देखिए यहाँ पे आर बी ए, ये लिखने का पैटर्न होता है। समझ में आ गया। यहाँ से पकड़िएगा, इसी का उल्टा यहाँ पर पुटअप कर लीजिएगा, लिखने का तरीका ये हो गया। फिर बोलिए एफ बी ए बराबर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार 1/4 पाई साइलेंस 0 के, फिर यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर। अब देखिएगा वहां पर क्या लिखा है हमारा बी ए, क्या लिखा बी ए, तो उल्टा इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी लगाएंगे, आगे आर वेक्टर यहाँ क्या कर लेंगे बी ए। अब देखिए मॉड जो होता है वो क्या होता है, लंबाई दर्शाता है, और लंबाई प्लस माइनस में नहीं होती। आप कभी भी मॉड ना निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, ये पक्का है। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। ए से बी, इधर देखिए जरा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं यहाँ फीता रखकर इसको नाप लूं यहाँ तक तब भी, और अगर बी से ए तक नाप लूं तब भी ये लेंथ होगी। अगर इधर से 1 मीटर है तो भी इधर क्या बोलूंगा, 1 मीटर माइनस 1 मीटर नहीं बोलने लगूंगा। हाँ, वेक्टर फॉर्म में जब बोला जाता है तो डायरेक्शन के नाते प्लस या माइनस। सामान्य रेखाखंड में ए बी बराबर क्या होता है, बी ए, ठीक है। सामान्य बोलचाल में अगर लंबाई तो लंबाई दर्शा रहा है, तो लंबाई जब नापेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर, तो मॉड लंबाई दर्शाता। दूसरी चीज ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ठीक है, ये होता है। या आप उल्टा भी बोलना चाहे तो चल जाएगा, अगर बी ए है उसे आप ए बी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब यहाँ आर वेक्टर का सही मतलब समझिएगा, इसका मतलब है बी से ए से बी की दूरी, यानी कि ए बी वेक्टर, क्यूब यहाँ लगा दिया, यहाँ भी क्यूब देखिए मिस हो गया, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए बी वेक्टर। अब समझ में आ रहा है। इसको भी हटाया, ये दूरी तो बता रहा है कहां से, ए की बी की, तो यहाँ से देखिएगा क्या लगा दे, यहाँ ए बी लिखकर क्या लगा दे, यहाँ की, ये भी वही बता रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 मिनट, ए बी, ठीक है, यहाँ पर क्या हमने कर दिया, ए बी का, ठीक है, ए बी, अभी लिख लीजिए 1 मिनट, ए बी था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी ए, यहाँ भी क्या रहेगा हमारा बी ए, और अगर यहाँ बी ए है तो यहाँ ए बी और ए बी, ठीक है, चलेगा। अब इधर देख लीजिएगा जरा, मैंने क्या समझाया था आपको, ए बी वेक्टर की जगह माइनस ऑफ बी ए भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अब संशोधन कर लिया जाए मित्रों, ये मॉड है, इस मॉड की जगह आप ए बी के बजाय बी ए भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, और इस माइनस ए बी के जगह माइनस बी ए भी पुटअप किया जा सकता है। तो अब देखिए आगे आपका एफ बी ए बराबर क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए, 1/4 पाई साइलेंस 0, ये आ जाएगा के, आगे Q1 Q2, नीचे के भी है, और क्या आगे आपका नीचे बी ए का वेक्टर पर होल क्यूब, और साथ में हमारा बी ए वेक्टर आया, ये माइनस कहाँ निकल गया हमारा, बाहर, तो माइनस लगाया, और इस पूरे का चौकटा यानी कि चेहरा मिलाया तो हमें सेम यही नजर आ रहा था, यानी कि हम इसको एफ ए बी लिख सकते हैं। ये आउटपुट बड़ा है, इसने क्या बोला उसको समझिएगा जरा। अगर इसको मैं भौतिक की भाषा, मैथमेटिक्स तो कह रहा है एफ ए बी बराबर क्या है, माइनस ऑफ एफ ए बी, सॉरी एफ बी ए, एफ बी ए बराबर क्या है हमारा, माइनस ऑफ क्या, एफ ए बी।
लेकिन हमारा भौतिक क्या कहता है कि ए द्वारा बी पर लगा बल, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो बल होगा इसके बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो मुझे लगता है ये माइनस कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक आवेश ले लेंगे और उसे हम बहुत सारे लोगों से घेर देंगे। ठीक है, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाने वाला है, या हिंदी में अध्यारोपण सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन, स्पाइडरमैन है महाराज, या सुपरमैन है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सुपर जब मैं शब्द लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया, यानी कि इसका सेंस ये हुआ कि वो कई लोगों को एक बार में निपटा दिया। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, कि जब एक चार्ज को बहुत सारे चार्ज क्या करें, घेर ले। मैंने यहाँ ए लगा दिया, इसे बहुत सारे चार्ज क्या करें, ऐसे घेर लेंगे। भैया आज तुमको जाने नहीं देंगे, पटक पटक कर मारेंगे, इस तरीके से बहुत सारे चार्ज ने इसको घेर लिया। तो टोटल फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द चार्जेस, ये जितने भी चार्जेज आपने हो, 1 2 3 4 10 जितने भी, उनके द्वारा इस पर लगाए जाने वाले फोर्सेस को हम लोग टोटल अगर जोड़ लें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेट फोर्स। और उसी नेट फोर्स को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द सराउंडिंग चार्जेस ऑन अ गिवन चार्ज, यानी कि किसी चार्ज को घेरे हुए अन्य चार्ज द्वारा उस चार्ज पर लगाया जाने वाला कुल नेट बल हमारा जो होता है वो टोटल आउटपुट हमारा अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आइए जरा देखते हैं। नेट बल F बराबर, देखिए इस A पर 1 द्वारा लगाया गया फोर्स, क्या लिखेंगे इसको, 1 द्वारा A पर, यानी कि 1 ऐसे ही तो पढ़ते ही करते, 1 के द्वारा A पर लगा, इसमें भी फोर्स इस पर लगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख देंगे F(A)(1). यहाँ पर देखिएगा 2 वाला A पर फोर्स लगाएगा F(2A), 3 वाला भी A पर फोर्स लगाएगा F(3A), और ऐसे Nवा भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो हम NA ऐसे लगाकर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर F(A)(1) प्लस इसी तरीके से F(A)(2) और फिर आगे बढ़ते हुए लास्ट में हमारा F(A)(N). इसको चाहें तो हम लोग सिग्मा फॉर्मेट में लिख ले, लेकिन 2 मिनट का सब्र रख ले और बताइए जरा इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 1/4 साइन 0 के आगे क्या हो जाएगा, QA Q1, और नीचे लगा दिया जाए इस तरीके से R लिखकर क्या कर ले जरा बताइएगा। यहाँ A1 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1A का Q, और यहाँ पर R वेक्टर 1A। फिर अगला बताइए जरा क्या लिख लेंगे, 1/4 पाई साइन 0 के QA Q2, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, क्लियर हो गया। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, हमारा R आएगा, इसी का उल्टा क्रम, यानी कि 2A लगा देंगे का Q, आगे R वेक्टर लगाकर यहाँ पर क्या लिख लेंगे मित्रों, 2A। इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता रहेगा। अंतिम में पास आइए 1/4 पाई साइन 0 के लगाइए, और फिर क्या लिखिए आपका QA, और फिर क्या लगाया QN, नीचे क्या लगा दिया R वेक्टर। फिर बताइए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा FAN था, तो यहाँ क्या हो जाएगा NA, और यहाँ पर लगाकर R वेक्टर लगाकर फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे NA। चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इन सभी में से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो जवाब है 1/4 साइन 0 के, और सभी में QA है, ये भी सर कॉमन, सॉरी QA कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, तो देखिए Q1/R वेक्टर 1A का क्यूब, फिर R वेक्टर 1A, फिर इसी तरीके से Q2/R 2A वेक्टर का होल क्यूब, इसके परिमाण का, और R, फिर यहाँ पर 2A वेक्टर, फिर इसी तरीके से बढ़ते हुए लास्ट वाला QN, और फिर यहाँ R वेक्टर लगाकर हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर NA, और आगे बच रहा है RNA। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अगर आप चाहें तो आगे वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा गौर करिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये A फिक्स है, हर जगह A फिक्स है, और कुछ नंबर्स बदल रहे हैं बार बार। जैसे यहाँ पर देखिए 3 जगह 1 है, यहाँ ये तीनों जगह 2 हो गया, यहाँ तीनों जगह क्या हो गया N, तो इसलिए इसको सिग्मा से लिख लेते हैं। आप जानते हैं सिग्मा बराबर 1 से N लिख लें, और जहां जहां ये 1 1 1 2 2 2 N N N है वहां Q N लगा दें। ठीक है, या यहाँ पर I कर देते हैं मित्रों,
आई कर देते हैं, तो यहाँ कर देंगे क्यू आई, आगे नीचे क्या लगा देंगे आर, यहाँ भी आई ए, और फिर इसके बाद आर लगाकर यहाँ आई लिखकर ए। अब यहाँ अगर आप 1 लेते हैं आई बराबर, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। आई बराबर 2 लेंगे तो 2 2 2 आ जाएगा। अगर n ले लेंगे लास्ट में, तो यहाँ n n n आ जाएगा। और सिग्मा का मतलब जानते हैं, सबको क्या करे, जोड़ ले। तो यही रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। तो मुझे लगता है इसकी थ्योरी यानी कि कूलम्बियन बल की जो थ्योरी है, वेक्टर फॉर्म, साइलेंट जीरो कॉन्सेप्ट, 1/4 साइलेंट जीरो की वैल्यू, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये रहा मेरी आज की क्लास, आज की वीडियो। इसके तुरंत बाद मित्रों हम इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये वीडियो तुरंत अपलोड कर रहे हैं, तुरंत। अगर आपका ये वीडियो तैयार हुआ, इसके पीछे बस तुरंत अगला वीडियो जा रहा है, ताकि आप जब इसको समझ जाएं तो तुरंत अगली न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा देख डालिए एनसीईआरटी का, और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो लगे रहिए, बजे रहिए आनंद के साथ, आनंद सर के साथ, आनंद से। ठीक है, मिलते हैं थोड़े से अंतराल के बाद। गुड बाय।